हेलो एस्पिरेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट जियोमॉर्फोलॉजी। ये जियोमॉर्फोलॉजी का पहला क्लास है, तो इसीलिए आज हम यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में कुछ बात डिस्कस करेंगे। जियोमॉर्फोलॉजी से पहले हम देखते हैं कि क्या है जियोग्राफी। जियोग्राफी इज़ द स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड द रिलेशनशिप्स बिटवीन पीपल एंड देयर एनवायरनमेंट। किसी जगह पर जो इंसान रहते हैं उनके उनके एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उसके बारे में स्टडी करने को जियोग्राफी कहते हैं। जियोग्राफी सिक्स टू अंडरस्टैंड वेयर थिंग्स आर फाउंड, व्हाई दे आर देयर एंड हाउ दे डेवलप्ड एंड चेंज ओवर टाइम। एक चीज़ कहाँ मिलता है, वो चीज़ सिर्फ वहीं क्यों मिलता है, वो चीज़ वहाँ कैसे आया एंड समय के साथ साथ वो कैसे खुद को चेंज करता गया। हम ज्योग्राफी के मदद से इन सारे बातों को समझते हैं। The term geography was first coined by Eratosthenes, a Greek scholar. He is known as father of geography. तो father of geography कौन है? Eratosthenes. The word geography has been derived from two Greek words, geo and graphos. Geo means earth and graphos means description. मतलब geography का मतलब है description of the earth. यहाँ पर geography के कुछ ब्रांचेस के बारे में बताया गया है। मेनली 3 तरह के ब्रांचेस है: फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिक टेक्निक्स। फिजिकल ज्योग्राफी में है जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोज्योग्राफी एटसेट्रा। ह्यूमन ज्योग्राफी में है हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोपोज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एटसेट्रा। टेक्निक्स में है मैथमेटिकल ज्योग्राफी, स्टैटिस्टिकल ज्योग्राफी, ये सब है उसके सब पार्ट। अब देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? जियोलॉजी प्लस ज्योग्राफी। मतलब हम जियोलॉजी को जब ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं उसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोलॉजी क्या है? भूतत्व विज्ञान, मतलब धरती से जुड़े विज्ञान के बारे में। मतलब धरती का उत्पत्ति कैसे हुआ और धरती में ये जो लैंडफॉर्म है वो कैसे डेवलप हुआ, मतलब कहाँ पर माउंटेन खड़ा है तो कहाँ पर सागर है, ये सब क्यों कैसे हुआ, वो सब जियोलॉजी है। और इन सारे चीज़ों को जब हम जियोग्राफी के पर्सपेक्टिव में पढ़ते हैं उसे कहते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। आज हम जियोमॉर्फोलॉजी में पहले बात करेंगे यूनिवर्स, मतलब ब्रह्मांड के बारे में पहला क्लास है। रात के समय में जब आप साफ आसमान की तरफ देखते हैं तो आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आसमान से परे क्या है, इन तारों के बाद क्या है, ये जो अंधेरा है उस अंधेरे के बाद क्या है। जब इस तरह के सवाल आपके मन में आते हैं तब आप समझ लेना कि आप यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हैं। तो देखते हैं क्या है यूनिवर्स। Universe is a vast expanse of space that contain all of everything in existence। मतलब ये एक बहुत बड़ा स्पेस है और ये सब कुछ कंटेन करता है अपने अंदर। It includes all space and all the matter and energy that space contain। ये जो शून्य है यानी स्पेस में जितने भी मैटर हैं, जितने भी एनर्जी है, वो सब यूनिवर्स कंटेन करता है। मतलब जितने भी ग्रह हैं, जितने भी सौरमंडल हैं, जितने भी गैलेक्सी हैं, ये सारे चीज़ यूनिवर्स के अंडर में आता है। द एग्जैक्ट साइज ऑफ द यूनिवर्स इज अननोन। यूनिवर्स का एग्जैक्ट साइज क्या है वो किसी को नहीं पता। साइंटिस्ट बिलीव्स द यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपांडिंग आउटवर्ड। मतलब यूनिवर्स लगातार एक्सपांड कर रहा है बाहर की तरफ। इसे हम बिग बैंग थ्योरी में अच्छे से समझते हैं कि कैसे एक्सपांड कर रहा है। डिफरेंट व्यू ऑन यूनिवर्स। यूनिवर्स के बारे में डिफरेंट व्यू क्या है? स्पेशली 2 तरह के व्यू है, एक है जियोसेंट्रिक व्यू एंड अदर वन इज हेलियोसेंट्रिक व्यू। पहले देखते हैं जियोसेंट्रिक व्यू क्या है। जियोसेंट्रिक मीन्स अर्थ सेंट्रिक। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द अर्थ वाज द एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। मतलब अर्थ यूनिवर्स के सेंटर में है, इस व्यू को कहते हैं जियोसेंट्रिक व्यू। एंड हेलियोसेंट्रिक व्यू क्या है? हेलियोसेंट्रिक मीन्स सन सेंट्रिक। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू द सन इज एट द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड इट। मतलब यूनिवर्स के सेंटर में सूर्य है। इसको आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, जियोसेंट्रिक मीन्स अगर ये है यूनिवर्स तो यूनिवर्स के बीच में अर्थ है, इसे कहते हैं जियोसेंट्रिक व्यू। हेलियोसेंट्रिक व्यू में अगर ये है यूनिवर्स, यूनिवर्स के बीच में सन है और सन के चारों ओर हमारे जो ग्रह हैं वो सब रिवॉल्व कर रहे हैं। इसको थोड़ा एनिमेशन की मदद से आप लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, हेलियोसेंट्रिज्म में
यहाँ पर जो येलो पार्ट सेंटर में है वो है सन, और सन के चारों ओर सारे ग्रह घूम रहे हैं। इसे कहते हैं हेलियोसेंट्रिज्म या हेलियोसेंट्रिक व्यू। और दूसरी तरफ यहाँ पर है जियोसेंट्रिज्म, मतलब यहाँ पर जो ब्लू डॉट है वो है अर्थ, और अर्थ के चारों ओर सारे ग्रह उपग्रह वो सब घूम रहे हैं। इसे कहते हैं जियोसेंट्रिक व्यू। यूनिवर्स के बारे में थोड़ा जानने के बाद अब आप यूनिवर्स के उत्पत्ति के बारे में सोच रहे होंगे। देयर आर मेनी साइंटिस्ट who give different hypothetical theory about the creation of universe. Among them, Big Bang theory is best support theory. मतलब जितने भी साइंटिस्ट जितने थ्योरी दिए हैं उनमें से बिग बैंग थ्योरी सबसे अव्वल है। तो चलिए देखते हैं क्या है बिग बैंग थ्योरी। इट इज़ अ थ्योरी दैट एक्सप्लेन्स हाउ द यूनिवर्स बिगन। तो यूनिवर्स के उत्पत्ति के बारे में ये बताता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट सपोर्टेड थ्योरी ऑन द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। ये क्या कहता है चलिए देखते हैं। द यूनिवर्स केम इनटू एग्जिस्टेंस अराउंड 13.8 बिलियन years ago. The idea is the universe began as just a single point called singularity. Singularity is infinite mass with zero volume, therefore it has infinity density. During the Big Bang, the single point inflated and exploded violently. This resulted in the expansion of universe. समझते हैं क्या है। तो बिग बैंग थ्योरी क्या कहता है। पहले यूनिवर्स कहाँ से क्रिएट हुआ है, एक सिंगल पॉइंट से क्रिएट हुआ है। ये है वो सिंगल पॉइंट। इस सिंगल पॉइंट में ग्रेविटी बहुत है, इन्फिनिटी ग्रेविटी। इसका जो डेंसिटी है वो भी इन्फिनिटी, और साइज बहुत ही छोटा साइज है। और बिग बैंग थ्योरी कहता है कि ये जो सिंगल पॉइंट है ये बहुत ज़ोर से एक्सप्लोड हुआ है, मतलब फटा है, बाहर की तरफ फटा है इस तरह से। और ये जो फटा है यूनिवर्स, मतलब वो सिंगल पॉइंट, उस सिंगल पॉइंट के एक्सप्लोड होने से यूनिवर्स बना है। हमारा जो यूनिवर्स आज पढ़ रहे हैं हम, इसको भी हम एनिमेशन से अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए कैसे एक सिंगल पॉइंट एक्सप्लोड हो रहा है और कैसे उस पॉइंट से अनंत चीज़ बाहर निकलकर बिखर गया है। इसी तरह से बना है हमारा यूनिवर्स एक सिंगल पॉइंट से, और उसी सिंगल पॉइंट को कहते हैं सिंगुलैरिटी, जिसमें से यूनिवर्स के सारे कंपोनेंट निकला है, जैसे गैलेक्सी, प्लैनेट्स, स्टार्स, वहाँ से सब निकले हैं। अब बात करते हैं कि यूनिवर्स कैसे लगातार एक्सपांड हो रहा है। यहाँ पर आप अच्छे से समझ सकते हैं। ये देखिए, ये है वो सिंगुलैरिटी पॉइंट, ये एक्सप्लोड हुआ है। और यहाँ पर फर्स्ट यूनिवर्स का साइज इतना था, क्योंकि यूनिवर्स में जो पहले जो सिंगुलैरिटी पॉइंट था वो बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुआ है, इस तरह से बाहर की तरफ एक्सप्लोड हुआ है, इसलिए यूनिवर्स लगातार बढ़ रहा है। और वो कैसे बढ़ रहा है इस फ्रेम में आप समझ सकते हैं। यूनिवर्स का साइज यहाँ था, कुछ समय के बाद इसका साइज इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और लगातार ये जो एक्सपेंशन बढ़ता ही जा रहा है। दिस इज ऑल अबाउट बिग बैंग थ्योरी एंड हाउ द यूनिवर्स इज क्रिएटेड। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं गैलेक्सी के बारे में। क्या है गैलेक्सी? A galaxy is a huge collection of gas, dust and billions of stars and their solar system. मतलब गैलेक्सी क्या है? अगर ये गैलेक्सी है, इतना सारा एरिया, तो यहाँ पर इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोलर सिस्टम है। इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोलर सिस्टम, बहुत सारे गैसेस भी हैं, बहुत सारे डस्ट भी हैं, तो इसे कहते हैं गैलेक्सी। और इस तरह से इन्फिनिटी गैलेक्सी को लेकर एक यूनिवर्स बनता है। समझ गए? यहाँ पर देखिए कैसे होता है एक गैलेक्सी। बेसिकली ये एक स्पाइरल गैलेक्सी है। इसके स्पाइरल्स में बहुत सारे सौरमंडल है, यानी सोलर सिस्टम। इसमें इन्फिनिटी नंबर ऑफ सोलर सिस्टम है, इन्फिनिटी नंबर ऑफ प्लैनेट्स है, और इस गैलेक्सी के सेंटर में है एक सुपरमैसिव ब्लैक होल। तो अब देखते हैं गैलेक्सी के टाइप। मेजरली गैलेक्सी आर ऑफ थ्री टाइप्स: स्पाइरल, इलिप्टिकल एंड इरेगुलर। सो व्हाट इज स्पाइरल? यहाँ पर आप इसके पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। ये स्पाइरल है। तो कुछ डाटा
इन तीनों से रिलेटेड डिस्कस करते हैं। पहले देखते हैं स्पाइरल गैलेक्सी। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ गैलेक्सी, द स्पाइरल्स आर लार्ज फ्लैट रोटेटिंग डिस्क ऑफ स्टार गैस एंड डस्ट। द ब्राइट सेंटर ऑफ स्पाइरल गैलेक्सी इज कॉल्ड गैलेक्टिक बल्ज। मतलब ये जो ब्राइट सेंटर है इसे कहते हैं गैलेक्टिक बल्ज। न्यू स्टार्स आर फॉर्म्ड इन द आर्म्स ऑफ स्पाइरल्स। ए सुपरमासिव ब्लैक होल मे बी एट द सेंटर। तो ये जो गैलेक्टिक बल्ज है इसके सेंटर में क्या है, एक सुपरमसिव ब्लैक होल हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट का मानना है। नेक्स्ट देखते हैं इलिप्टिकल गैलेक्सी, roughly oval shaped and three dimensional, found in galaxic clusters. They are usually smaller but can be very large. Stars are often close together, which makes the center appear bright. It contains older, low mass stars. Few new stars are formed. तो बेसिकली इलिप्टिकल गैलेक्सी में बहुत सारे ओल्ड स्टार रहते हैं। नेक्स्ट इरेगुलर गैलेक्सी। इरेगुलर इन सब मतलब ये इलिप्टिकल नहीं है कि स्पाइरल भी नहीं है। It don't have structure to be classified as spiral or elliptical galaxy. Some may have started as a spiral or elliptical galaxy, but something caused it to change the shape. ये पहले इलिप्टिकल या स्पाइरल हो सकते हैं और उसके बाद किसी वजह के कारण वो सब उनका शेप जो डिस्टर्ब हो गया और वो इरेगुलर हो गए। तो ये था 3 तरह के गैलेक्सी के बारे में। इसको देखिए, ये है एक स्पाइरल गैलेक्सी और इसके बीच में है ब्लैक होल, और ब्लैक होल में ये जो ब्राइटेड एरिया है उसे कहते हैं गैलेक्टिक बल्ज। अब बात करते हैं मिल्की वे के बारे में। मिल्की वे क्या है? ये एक गैलेक्सी है। इट इज़ द गैलेक्सी इन विच आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड। तो इसी गैलेक्सी पर हमारे सोलर सिस्टम है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और इसके बारे में हम कुछ बात डिस्कस करेंगे। साइज अराउंड 1 लाख लाइट ईयर एक्रॉस, मतलब लाइट 1 लाख साल में जितने दूर तक जा सकता है उतने दूर है इसका साइज। इट इज़ ऑल्सो अराउंड 13.6 बिलियन ईयर्स एगो एंड इट्स टाइप इज स्पाइरल गैलेक्सी। ये स्पाइरल टाइप का गैलेक्सी है। इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। साजिटेरियस ए, इन द मिडल ऑफ मिल्की वे देयर इज ए सुपरमासिव ब्लैक होल कॉल्ड साजिटेरियस ए। एवरीथिंग इन द गैलेक्सी रिवॉल्व्स अराउंड दिस। तो ये जो हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, अगर ये है गैलेक्सी, इसके ठीक सेंटर में एक सुपरमासिव ब्लैक होल है जिसका नाम है साजिटेरियस ए। नेक्स्ट देखते हैं गैलेक्टिक बल्ज। तो हम स्पाइरल गैलेक्सी में डिस्कस किए थे कि गैलेक्टिक बल्ज के बारे में, तो ये वही है। इट इज़ द इंटरमीडिएट सराउंडिंग ऑफ द साजिटेरियस ए। देयर इज ए टाइट पैक्ड रीजन ऑफ गैस डस्ट एंड स्टार्स। दिस स्पेस इज नोन एज गैलेक्टिक बल्ज। तो गैलेक्टिक बल्ज क्या है, अब यहाँ पर देख सकते हैं। अगर ये है हमारा मिल्की वे तो ये जो पोर्शन है उसे कहते हैं गैलेक्टिक बल्ज। ओके, और इसके सेंटर में, ठीक सेंटर में है सुपरमैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए। गैलेक्टिक डिस्क, बियॉन्ड द बल्ज देयर इज ए गैलेक्टिक डिस्क। द गैलेक्टिक डिस्क होस्ट बिलियंस ऑफ स्टार्स इंक्लूडिंग आवर सन। तो गैलेक्टिक डिस्क यहाँ पर कौन क्या है देखते हैं। ये जो होल गैलेक्सी है ये एक डिस्क के शेप में दिख रहा है। दिस इज द गैलेक्टिक डिस्क, और इस डिस्क में बहुत सारे स्टार्स हैं इंक्लूडिंग आवर सन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा जो मिल्की वे है उसका साइज क्या है। ये देखिए 1 लाख लाइट ईयर्स, मतलब गैलेक्सी के एक छोर से दूसरी छोर तक जाने के लिए लाइट को 1 लाख साल लगता है। मतलब एक इंसान अगर लाइट्स के स्पीड में ट्रैवल करता है तो उसे यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 1 लाख साल लग सकता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ये तो गया हमारा मिल्की वे के बारे में। जैसा हमारा गैलेक्सी है मिल्की वे, इस तरह बहुत सारे गैलेक्सी इस ब्रह्मांड में घूम रहे हैं। तो हमारा सबसे नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सा है? एंड्रोमेडा। मतलब अगर ये है हमारा गैलेक्सी मिल्की वे तो इस तरह से बहुत सारे गैलेक्सी ब्रह्मांड में फैले हुए हैं। तो सबसे नियर वाला जो गैलेक्सी है दिस इज कॉल्ड एंड्रोमेडा। ओके, नियरेस्ट गैलेक्सी क्या है? एंड्रोमेडा, अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं स्टार्स। तो अब बात करते हैं स्टार्स के बारे में। स्टार्स क्या है? हमारे सन भी एक स्टार्स है।
तो चलिए देखते हैं। स्टार्स आर ए जियांट ग्लोइंग बल ऑफ गैसेस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर बाय ग्रेविटी। ये देखिए हमारा सन है एक स्टार, ये एक रेड डॉर्फ स्टार है, ये एक रेड जियांट स्टार है और ये ब्लू सुपर जियांट स्टार। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टार क्या क्या है? मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। स्टार गैस से बनते हैं, वो गैस क्या क्या है? हाइड्रोजन एंड हीलियम। वेरी लार्ज इन साइज, मास एंड टेम्परेचर। द कलर ऑफ स्टार इज डिटरमाइंड बाय इट्स टेम्परेचर। मतलब स्टार के कलर से हम पता कर सकते हैं कि स्टार के टेम्परेचर क्या है। द हॉटेस्ट स्टार अपियर्स ब्लू व्हाइल द कोल्डेस्ट स्टार अपियर रेड। मतलब जो स्टार जितना नीला होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी बियर कर रहा होगा और जो स्टार जितना लाल दिख रहा होगा उसका टेम्परेचर उतना कम हो रहा होगा। यहाँ पर देखिए ये है ब्लू कलर का स्टार है, उसका टेम्परेचर है 25,000 केल्विन। ये एक वाइट कलर का स्टार, उसका टेम्परेचर 10,000। येलो कलर का स्टार, उसका टेम्परेचर 6,000। मतलब कलर के साथ साथ यहाँ पर टेम्परेचर कम होता जा रहा है और ऑरेंज में 4,000 एंड रेड में 3,000। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ब्लू कलर के स्टार और रेड कलर के स्टार बीच में कौन से स्टार ज़्यादा टेम्परेचर बियर करता है और कौन से स्टार कम टेम्परेचर बियर करता है। तो आप आंसर अच्छे से दे सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार्स। इसको ज़्यादा डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें सिर्फ याद रखना है। यहाँ पर स्टार बर्थ कैसे करता है? एक प्रोटोस्टार है। इनिशियल स्टेज में स्टार्स का वजन बहुत हो सकता है या फिर कम हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो सन है उसका मास इनिशियल स्टेज में मीडियम रहा और जो स्टार होता है एक सीरियस, उसका मास इनिशियल स्टेज में बहुत ज़्यादा रहा है, इसलिए वो मासिव स्टार है और हमारा सन मीडियम मास स्टार है। तो उसके बाद क्या होता है, एक मीडियम मास स्टार वो रेड जियांट में कन्वर्ट होता है, फिर वो रेड जियांट प्लानिटरी नेबुला में कन्वर्ट होता है, उसके बाद व्हाइट डॉर्फ, देन ब्लैक डॉर्फ। ये है एक मीडियम मास स्टार के लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखते हैं एक हाई मास और मासिव स्टार के लाइफ साइकिल क्या है। एक मासिव स्टार बनता है रेड सुपर जियांट स्टार, उसके बाद सुपरनोवा और सुपरनोवा के बाद मतलब सुपरनोवा के एक्सप्लोजन के बाद वो बनता है आइदर न्यूट्रॉन स्टार और ए ब्लैक होल। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि स्टार के लाइफ साइकिल में उसके बर्थ फेज में उसका नाम क्या है? प्रोटोस्टार। मेन सीक्वेंस में उसका नाम क्या है? एक है लोअर मास स्टार और हायर मासिव स्टार। नेक्स्ट ओल्ड एज में स्टार को क्या कहा जाता है? रेड जियांट और रेड सुपर जियांट। और फिर एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है डेथ एंड रेमेनेंट स्टेज में स्टार को क्या कहा जाता है? आप यहाँ पर व्हाइट डॉर्फ, ब्लैक डॉर्फ लिख सकते हैं या फिर न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल। अब बात करते हैं ब्लैक होल के बारे में। ये एक ब्लैक होल के रिसेंट इमेज जो लिया गया है उसका पिक है, ऐसे दिखता है ब्लैक होल। तो क्या है ब्लैक होल, पहले वो सब पढ़ते हैं। Black holes are places in space that are so dense and have such immense gravity that even light cannot pass through them। मतलब ब्लैक होल एक ऐसे जगह है जहाँ जहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है और वहाँ पे ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा कि लाइट भी ब्लैक होल से पास करके नहीं जा सकता है। ये होता है ब्लैक होल। द एरिया बियॉन्ड व्हिच नथिंग कैन एस्केप ए ब्लैक होल इज कॉल्ड द इवेंट होरिजन। तो ब्लैक होल के अदर नाम क्या है? इवेंट होरिजन। क्यों ऐसा नाम दिया गया है इसके? क्योंकि इसके बियॉन्ड कुछ भी चीज़ पास करके नहीं जा सकता है, इसीलिए इसको इवेंट होरिजन भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए एक स्टार की ओल्ड एज में एक सुपरनोवा कैसे एक्सप्लोड हो रहा है और एक्सप्लोड होने के बाद बीच में जो नीले रंग के लाइट है वो है स्टार के रिमेनेंट पार्ट और वो रिमेनेंट पार्ट सिकोड़ कर एक मासिव ब्लैक होल बन जाता है जो कुदरत की एक ऐसे करिश्मा है जिसके बियॉन्ड लाइट भी पास करके नहीं जा सकता। इतनी ग्रेविटी जो हर चीज़ को अपने अंदर समा लेता है। कॉन्स्टलेशन, तारामंडल। ए कॉन्स्टलेशन इज ए ग्रुप ऑफ स्टार विथ ए कॉन्स्टेंट शेप। रात के वक्त साफ आसमान में आप लोग तारों के कुछ ग्रुप्स को एक पर्टिकुलर शेप लेते हुए ऑब्जर्व किए होंगे। कुछ इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से।
ये क्या है? ये सब एक एक कॉन्स्टेलेशन है। ये एक तारामंडल है, ये एक तारामंडल, ये एक तारामंडल, इस तरह से बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, उत्तर दिशा में आप क्वेश्चन मार्क शेप में 7 तारों को एक ग्रुप को मार्क किए होंगे, जिसको हम सप्तऋषि मंडल कहते हैं। तो ये है कॉन्स्टेलेशन। नेक्स्ट, कॉन्स्टेलेशन से जुड़े कुछ बातों को जानते हैं। नेमिंग, These are generally named after objects, animals and even mythological figures। तो किसी ऑब्जेक्ट्स को लेकर या फिर किसी एनिमल के नाम से इनको जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर देखिए, ये जो लिब्रा, स्कॉर्पियन, लियो, दिस इज लियो, टॉरस, एरिस, ये सब एनिमल्स के नाम है। नेक्स्ट, नंबर। एट प्रेजेंट देयर आर 88 ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड कॉन्स्टेलेशन। तो 88 टोटल कॉन्स्टेलेशन को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज किया गया है, इसे याद रखना। नेक्स्ट, द कॉन्स्टेलेशंस आर यूज्ड टू नेम स्टार्स, मेटेओर शावर एंड नेविगेशन। तो किसी पर्टिकुलर स्टार को नेमिंग में और समुद्र में नेविगेशन और स्पेस में ट्रैवल करते हुए नेविगेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेलेशन के नाम क्या है, जैसे उर्सा मेजर, ओरियन, उर्सा माइनर एंड लिटिल बेयर। तो ये है तारामंडल। अब बात करते हैं सोलर सिस्टम यानी सौर परिवार के बारे में। द सोलर सिस्टम इज ए कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स, मून्स, एस्टेरॉइड्स, comets, dust and gas that orbit our local star the sun। मतलब सोलर सिस्टम क्या है? दिस इज ए कलेक्शन ऑफ प्लैनेट्स। यहाँ पर देखिए, ये सब प्लैनेट्स है। मून्स, एस्टेरॉइड्स, ये है एस्टेरॉइड बेल्ट, दिस इज, एंड कोमेट, डस्ट, गैस, ये सब हमारे सन के चारों ओर घूमते हैं हर वक्त, और इन सारे चीज़ों को हम कंबाइनली कहते हैं सोलर सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है हमारे सोलर सिस्टम में। ये बीच में रहा हमारा सूर्य यानी सन, उसके सबसे पास जो ऑर्बिट कर रहा है हमारा एक ग्रह, वो है मर्क्यूरी, उसके बाद वेनस, देन हमारा अर्थ, देन मार्स। ये चारों ग्रह के बाद एक एस्टेरॉइड बेल्ट है मौजूद है, यानी मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉइड बेल्ट मौजूद है। फिर यह आया जुपिटर, जुपिटर के बाद सैटर्न, सैटर्न के बाद यूरेनस, यूरेनस के बाद नेपच्यून। टोटल 8 ग्रह हैं। पहले हम सन यानी सूर्य के बारे में बात करते हैं कि क्या है सूर्य। एज, इट इज़ बिलीव्ड टू बी 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। तो सूर्य के एज क्या है हमारे स्टार के? 5 बिलियन ईयर। नेक्स्ट, कंपोजिशन, मेनली कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम। हम पहले भी पढ़ चुके हैं स्टार्स के टॉपिक में कि स्टार एक गैस का गोला है और उसमें कौन सा गैस होता है? मेजरली हीलियम एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट, इट हैज़ ए लिक्विड इनर सेक्शन सराउंडेड बाय गैसियस आउटर कवरिंग। तो इसके इनर पार्ट में, सूर्य के इनर पार्ट में क्या है? लिक्विड, लिक्विड इनर, और इसके सरफेस यानी बाहर की तरफ गैसियस, गैस मौजूद है। अंदर है लिक्विड और बाहर है गैस। नेक्स्ट, साइज, डायमीटर ऑफ 13,92,000 किलोमीटर, इसका जो डायमीटर यहाँ से यहाँ तक। नेक्स्ट, टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस एट कोर एंड 5,500 डिग्री सेल्सियस एट सरफेस। तो कोर में इसके टेम्परेचर क्या है? 15 मिलियन डिग्री यहाँ पे, और सरफेस में कितना है? 5,500 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, सन के लेयर्स के बारे में बात करते हैं। इट हैज 2 प्राइमरी लेयर, इनर लेयर एंड आउटर लेयर। तो सन के 2 प्राइमरी लेयर है, एक है इनर लेयर, दूसरा है आउटर लेयर। इनर लेयर में क्या क्या है? कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्शन जोन, इसको कोर कहते हैं। ये रेडिएटिव जोन है और ये कन्वेक्शन जोन है। आउटर लेयर में क्या क्या है? फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजियन, कोरोना। तो यहाँ पर देखिए, ये है फोटोस्फीयर, ये है क्रोमोस्फीयर, देन ये है कोरोना। लेयर से जुड़े कुछ बातों को देखते हैं। पहला है इनर लेयर में कोर आता है। इट इज द सेंट्रल रीजन ऑफ द सन वेयर द न्यूक्लियर रिएक्शन ओकर एंड हाइड्रोजन गेट कन्वर्टेड इनटू हीलियम। तो कोर में क्या होता है? हमारे न्यूक्लियर रिएक्शन होता है यहाँ पर, और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम को, याद रहा। नेक्स्ट, रेडिएटिव जोन,
इट लाइज बिटवीन द इनर मोस्ट कोर एंड आउटर कन्वेक्शन जोन। तो रेडिएटिव जोन कौन सा है? ये है रेडिएटिव जोन। ये कोर और कन्वेक्शन जोन के बीच में अवस्थित है। नेक्स्ट, इन दिस जोन एनर्जी इज ट्रांसफर्ड थ्रू रेडिएशन। तो कोर से कन्वेक्शन जोन को एनर्जी रेडिएशन के माध्यम से ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, convection zone. In this zone, energy flows outside by the process of convection. Plasma, that is ionized gas, hydrogen and helium, at the base of this zone get so heated that it rise like hot air to the surface. मतलब इस कन्वेक्शन जोन में क्या प्रोसेस होता है? कन्वेक्शन प्रोसेस। और यहाँ पर जो प्लाज्मा मौजूद है, इस कन्वेक्शन जोन में जो प्लाज्मा मौजूद है वो इतने गर्म हो जाते हैं कि वो हॉट एयर की तरह फोटोस्फीयर में प्रवेश करते हैं। नेक्स्ट, आउटर लेयर। आउटर लेयर में क्या क्या है? पहला है फोटोस्फीयर। ये जो लेयर है वो है फोटोस्फीयर। तो इसका डिस्टेंस भी बताया गया है 500 किलोमीटर। सरफेस से 500 किलोमीटर के अंदर हमारे फोटोस्फीयर प्रेजेंट है। इट इज़ द सोलर सरफेस, द लाइट इज रेडिएटेड फ्रॉम द फोटोस्फीयर। हम सूर्य से जो लाइट पाते हैं वो फोटोस्फीयर से ही रेडिएट होता है, इसको याद रखना। नेक्स्ट, क्रोमोस्फीयर। इट लाई 2100 किमी above the photosphere. Next, transition region. It is the region between the chromosphere and corona. Next, corona. It is the outermost layer of the sun. The corona cannot be seen with the naked eyes except during a solar eclipse. तो सूर्य ग्रहण के समय हम सन को खाली आँख में देख सकते हैं, इसके अलावा हम कभी भी सन को खाली आँख में नहीं देख सकते। तो ये है सन के कोरोना वाले पार्ट। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि सूर्य के आउटरमोस्ट लेयर के जो डिवीजन है यानी फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, इनको सिक्वेंसिकली सजा कर रखें। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट, सन स्पॉट। तो सन स्पॉट क्या है? ये देखिए सन स्पॉट, ये पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। सन स्पॉट्स आर डार्क पैचेस ऑन द सरफेस ऑफ सन। तो सन के सरफेस में जो काले काले दाग दिखते हैं वो है सन स्पॉट्स। दे आर डार्क बिकॉज दे आर कूलर देन सराउंडिंग। मतलब सराउंडिंग के टेम्परेचर ज़्यादा होता है और सन स्पॉट के टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वो डार्क कलर दिखते हैं। नेक्स्ट, सोलर विंड। इट इज़ ए स्ट्रीम ऑफ प्लाज्मा फ्लोइंग आउटवर्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। तो प्लाज्मा क्या है? हीलियम और हाइड्रोजन हीटेड गैस, वो है प्लाज्मा। तो क्या होता है, प्लाज्मा कभी कभी वो गैस हवा के तरह से सन के सरफेस से बाहर आ जाता है, जिसको कहते हैं सोलर विंड। It is formed when the plasma is heated to extent that the sun's gravity cannot hold it anymore. मतलब सन के ग्रेविटी इसको होल्ड नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? ये प्लाज्मा इतना गर्म हो जाता है, इसके टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि सन के ग्रेविटी इसे होल्ड करके नहीं रख पाता और ये बाहर की तरफ चला आता है। इस तरह जैसे एयर गर्म होकर ऊपर जाता है, ठीक उस तरह से प्लाज्मा यहाँ पर एक्सट्रीमली हीट होके बाहर की तरफ चला आता है, जिसको हम सोलर विंड कहते हैं। नेक्स्ट, कोरोनल मास इजेक्शन, CME। तो क्या है कोरोनल मास इजेक्शन? इट इज़ द रिलीज ऑफ प्लाज्मा एंड मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम द सन्स कोरोना। तो सोलर विंड में हम बात कर रहे थे प्लाज्मा के बारे में, कैसे वो हीट होके बाहर आता है। और कोरोनल मास इजेक्शन के केस में क्या होता है कि प्लाज्मा के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर चला आता है। दे occur when the sun's magnetic field lines reorganized। जब सन के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रीऑर्गेनाइज होता है उसी वक्त पर सन के कोरोनल मास इजेक्शन होता है। इसको भी एनिमेशन के माध्यम से समझते हैं। देखिए कोरोनल मास इजेक्शन में बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड प्लाज्मा कैसे सन के सरफेस से अलग होकर स्पेस में जा रहे हैं। नेक्स्ट, सोलर साइकिल। In every 11 years, the sun's magnetic field completely flip and sun's north and south poles switch their places। मतलब यहाँ पर देखिए, अगर ये सन है, ये है उसका नॉर्थ पोल, ये है उसका साउथ पोल। यहाँ पर सोलर साइकिल में क्या होता है कि हर 11 साल में इसका जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के प्लेसेस चेंज हो जाता है। मतलब ये बन जाता है साउथ पोल, ये बन जाता है नॉर्थ पोल। इसे कहते हैं सोलर साइकिल। हमारे अर्थ में भी ऐसा होता है, लेकिन ये लाखों करोड़ों साल में एक बार होता है। नेक्स्ट, अरोरास।
What is auroras? They are formed when the charged particles from CME, that is coronal mass ejection, reach the Earth's atmosphere and react with different gases. मतलब यहाँ पर देखिए सोलर विंड और सोलर मैग्नेटिक फील्ड कैसे अर्थ को अप्रोच कर रहा है और यहाँ पे हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड उनको ओपोज कर रहा है। ये पोल की जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड थोड़ा वीक होता है, इसलिए वो CME इस पोलर एरिया में गैस के साथ रिएक्ट करके इस तरह से दिखता है। ये सब पोल के एरिया में होता है। इस तरह के लाइट पोल के एरिया में ही मौजूद होता है। लाइट्स सीन नियर द नॉर्थ पोल आर कॉल्ड ऑरोरा बोरेलियस और नॉर्दर्न लाइट्स। लाइट्स नियर द साउथ पोल आर कॉल्ड अरोरा ऑस्ट्रेलियस और साउथर्न लाइट। मतलब अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, तो नॉर्थ पोल में जो लाइट दिखता है उसे कहते हैं ऑरोरा बोरेलियस एंड साउथ पोल में जो लाइट दिखता है उसे कहते हैं अरोरा ऑस्ट्रेलियस। कुछ इसी तरह से दिखता है अरोरा पोलर एरिया पर, यानी जो लोग पोलर एरिया में रहते हैं वो इस चीज़ को खुली आंख से अच्छी तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स आर ऑब्जेक्ट्स दैट ऑर्बिट अराउंड ए स्टार इन ए इलिप्टिकल पाथ। There are 8 planets and 5 dwarf planets in our solar system which orbit the sun। मतलब प्लैनेट क्या है? एक ऑब्जेक्ट है जो सन और स्टार के चारों ओर घूमता है। अगर ये है एक सन, इसके चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में, यानी इस तरह से ग्रह घूमते हैं। यहाँ पर देखिए एनिमेशन के माध्यम से अच्छे से समझिए इसको। यहाँ पर सेंटर में है सूर्य यानी सन, और देखिए किस तरह से हर प्लैनेट सन के चारों ओर एक पर्टिकुलर पाथ में घूम रहे हैं और इसी पाथ और ट्रैक को हम कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट। प्लैनेट मेनली दो तरह के होते हैं, एक होता है ड्वार्फ प्लैनेट, एक होता है एक्सो प्लैनेट। तो ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? द मेन डिफरेंस बिटवीन ए प्लैनेट एंड ड्वार्फ प्लैनेट इज इट्स साइज। द ड्वार्फ प्लैनेट आर स्मॉल, दे डोंट हैव ए डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल पाथ। मतलब हमारे जो प्लैनेट्स और ड्वार्फ प्लैनेट्स में अंतर क्या है कि ड्वार्फ प्लैनेट्स बहुत साइज में छोटे होते हैं, अगर प्लैनेट इतना बड़ा है तो ड्वार्फ प्लैनेट बहुत छोटे छोटे होते हैं। ये एक बात है। दूसरा है इनका डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल पाथ नहीं होता। मतलब जब सन के चारों ओर ये घूमते हैं, प्लैनेट एक डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल पाथ में हर वक्त घूमता है, लेकिन एक ड्वार्फ प्लैनेट ऐसा नहीं करता। वो उसका कोई डिस्टिंक्ट ऑर्बिटल पाथ नहीं होता, वो इस तरह से कभी इस तरह से घूमता है। इसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। नेक्स्ट देखते हैं एक्सो प्लैनेट्स। प्लैनेट्स आउटसाइड आवर सोलर सिस्टम आर कॉल्ड एक्सो प्लैनेट्स। मतलब ये है हमारा सोलर सिस्टम, इस सोलर सिस्टम के बाद यहाँ पर अगर कोई ग्रह है, यहाँ पर कोई ग्रह है, यहाँ पर अगर कोई ग्रह है, उसको कहते हैं एक्सो प्लैनेट। नेक्स्ट इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। ये क्या है? मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स ऑर्बिट नियर द सन एंड आर कॉल्ड इनर प्लैनेट। ये चारों ग्रह हैं इनर प्लैनेट। और आउटर प्लैनेट क्या है? रेस्ट चारों ग्रह, मतलब जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये सब आउटर प्लैनेट है। द इनर प्लैनेट्स आर ऑल्सो कॉल्ड टेरेस्ट्रियल और अर्थ लाइक प्लैनेट्स। इनको टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है और आउटर प्लैनेट्स को जोवियन और जुपिटर लाइक प्लैनेट कहा जाता है। इनर प्लैनेट्स आर मेड अप ऑफ सॉलिड सरफेस एंड आउटर प्लैनेट डोंट हैव सॉलिड सरफेस। मतलब इनर प्लैनेट में सरफेस सॉलिड का होता है और आउटर प्लैनेट के सरफेस सॉलिड का नहीं होता, गैसियस होता है। नेक्स्ट इनर प्लैनेट आर डेंस, देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ एन आयरन कोर। मतलब इनर प्लैनेट के कोर में आयरन प्रेजेंट है। इनर प्लैनेट बहुत डेंस है क्योंकि वो सॉलिड सरफेस बियर करता है, इसलिए वो डेंस है। लेकिन आउटर प्लैनेट इतना डेंस नहीं होता क्योंकि वो गैसियस सरफेस बियर करता है और उसके कोर में आयरन की प्रेजेंस नहीं दिखा गया है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए ये सब है इनर प्लैनेट, मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, और ये है आउटर प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट के बीच में है अवस्थित है क्या? एस्टेरॉयड बेल्ट। यहाँ पर देखिए अच्छे से, ये है सन, ये है इनर प्लैनेट, ये है एस्टेरॉयड बेल्ट, ये है चारों आउटर प्लैनेट और ये है
कुइपर बेल्ट, मतलब सोलर सिस्टम के आउटर लेयर है कुइपर बेल्ट और सोलर सिस्टम के अंदर में जो एस्टेरॉयड बेल्ट है उसे कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। क्लियर? नेक्स्ट, asteroids. These are small rocky objects that orbit the sun. They are also called minor planets. मतलब ये सब रॉकी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट है, ये सन के चारों ओर भी घूमते हैं, इसलिए इनको माइनर प्लैनेट्स कहा जाता है। दे आर स्मॉल इन साइज, दे डू नॉट प्रोड्यूस ए टेल, देयर ऑर्बिटल पीरियड इज 1 to 100 ईयर। ये सब कुछ बातें एस्टेरॉयड से जुड़ी हैं। नेक्स्ट, कोमेट। कोमेट यानी धूमकेतु। These are large objects made up of frozen gas, dust and rock that orbit the sun. आप रात के वक्त कभी कभी इन सारे चीज़ों को मार्क किए होंगे जिसको हम उल्का कहते हैं। They are form a tail that stretches in a direction away from the sun. तो इनका जो टेल है इस डायरेक्शन में सन मौजूद होता है। नेक्स्ट, द ऑर्बिटल पीरियड कैन बी 75 ईयर टू मोर देन 1 लाख ईयर। इनका सन के चारों ओर घूमने का पीरियड 75 ईयर हो सकता है और किसी किसी कॉमेट के 1 लाख साल भी हो सकता है। यहाँ पर देखिए, जब एक कॉमेट सन को ऑर्बिट करते हुए जब अर्थ के पास से गुजरता है तब इस तरह से दिखता है। इसको हम खाली आंख में भी देख सकते हैं पृथ्वी से खड़े होकर। नेक्स्ट, Halley's comet is the most popular comet which can be seen from the earth every 75 ईयर। तो हर 75 साल में हम हैलिस कोमेट को खुली आंख से अर्थ से देख सकते हैं। इन 2021 ए न्यू कोमेट कॉल्ड बर्नार्डिनेली बर्नस्टन कोमेट वाज आइडेंटिफाइड। इट इज़ द बिगेस्ट कोमेट एवर ऑब्जर्व्ड। तो ये जो कोमेट है सबसे बड़ा कोमेट अब तक का ऑब्जर्व किया गया है। नेक्स्ट, लास्ट टॉपिक आज का, मेटेरोइड्स, मेटेओराइट्स। क्या है ये 3 चीज़? तो मेटेरोइड क्या है? जब एक पत्थर स्पेस में घूमता है उसे कहते हैं मेटेरोइड्स। जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है और जलता है वायु से घर्षण के कारण उसे कहते हैं मेटियोर। और जब वो मेटियोर हमारे अर्थ में पहुंचता है और उसका पार्ट कुछ बच जाता है उसको कहते हैं मेटेराइट। यहाँ पर देखिए, दीज आर स्पेस रॉक्स, दे range in size from dust grain to small asteroids. Meteor. When meteoroids enter the Earth's atmosphere or any other planet, it is called a meteor. Meteors are also popularly known as shooting star. तो meteor को हम shooting star भी कहते हैं। Next, meteorite. When a meteor survive in the atmosphere and hit the ground, it is called meteorite. तो ये था आज की क्लास यूनिवर्स के बारे में। एग्ज़ाम से रिलेटेड जितने बातों को हम आज पढ़े वो सब इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन कर लेना। नेक्स्ट क्लास में जियोमॉर्फोलॉजी से जुड़े कुछ टेक्निकल टर्म को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तब तक स्टे ट्यून्ड विथ अस।